Hello students, welcome to my new video, and today I am going to start a new topic of lesson number 3, chemistry, class 10 CBSE board, and the lesson is metal and non-metal. Today I am going to start the extraction of metal. So this is a chart. इस चार्ट में आपको ये दिखाया गया है कि किस तरीके से हम लोग किसी और से किसी मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं। ये जितने भी यहाँ प्रोसेस लिखे गए हैं सारे का जो डिटेल में एक्सप्लेनेशन है वो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, और आज हम लोग शॉर्टकट में जानेंगे कि किस तरह से कहा जाए कि ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का एक समरी है। इसमें ये बताया गया है कि किस तरह से हम लोग सल्फाइड ओर का, किस तरह से ऑक्साइड ओर का हम लोग जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल होता है वो हम लोग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप है कि जो ओर होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, प्योर करते हैं। कोई भी ओर हो उसको, चाहे वो सल्फाइड हो, चाहे वो ऑक्साइड हो, चाहे जो भी ओर हो, उसको हम लोग कंसंट्रेट करते हैं, यानी शुद्ध करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं। उसके भी कई सारे प्रोसेस बताए गए थे आपको, मेनली 4 प्रोसेस बताए गए थे। फिर कंसंट्रेशन ऑफ ओर हो गया। जब हम लोग ओर को, किसी भी ओर को कंसंट्रेट कर लेते हैं, प्यूरिफाई कर लेते हैं, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, मेटल को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक होते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल, एक होते हैं लो रिएक्टिव मेटल, और एक होता है मॉडरेटिव रिएक्टिव, यानी मिडिल में, जो ना तो हाईली रिएक्टिव होते हैं और ना तो लेस रिएक्टिव होते हैं। तो जो मेटल हाईली रिएक्टिव होते हैं उनका एक्सट्रैक्शन किस तरह किया जाता है, पहले तो ओर का कंसंट्रेट करेंगे, फिर जो हाईली रिएक्टिव मेटल है उनका एक्सट्रैक्शन किस तरह से होगा, तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन ओर। जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनका एक्सट्रैक्शन जो होता है इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू किया जाता है। और इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है पूरे डिटेल में। ठीक है, उसके बाद जब इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है तो हमको प्योर मेटल जो होता है मिल जाता है। हाईली रिएक्टिव मेटल कौन कौन से है, तो यहाँ पे हमने लिख रखा है कि ये सारे मेटल जो है हाईली रिएक्टिव है, ये सारे मेटल्स जो है मॉडरेटिव रिएक्टिव है, और ये सारे मेटल्स जो है लो रिएक्टिव है, यानी लेस रिएक्टिव है। उनके बाद अगर मेटल मिडिल में आता है, मीडियम रिएक्टिव है, तो उनका हम लोग किस तरह से एक्सट्रैक्शन करेंगे। जो मीडियम रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनका जो ओर होता है वो 3 टाइप का होता है। एक होता है ऑक्साइड ओर, एक होता है कार्बोनेट ओर, और एक होता है सल्फाइड ओर। तो जो ऑक्साइड ओर होते हैं उनका हम लोग रोस्टिंग कर देते हैं, मतलब उसको स्ट्रांगली हीट कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो उसमें जो ऑक्सीजन होता है वो क्या हो जाता है, गैस बन के निकल जाता है और हमको मेटल मिल जाता है। उसके बाद हम लोग मेटल का क्या कर देते हैं, रिफाइनिंग कर देते हैं, जो भी मेटल मिलता है उसको प्योर कर देते हैं। कार्बोनेट ओर को क्या किया जाता है, पहले उसका कैल्सिनेशन किया जाता है। कैल्सिनेशन करने पे क्या, कैल्सिनेशन क्या है, कैल्सिनेशन इज अ प्रोसेस इन विच ओर इज हीटेड इन अब्सेंस ऑफ एयर। अब्सेंस ऑफ एयर में हम लोग उसको हीट करते हैं, तो उसी को हम लोग कैल्सिनेशन कहते हैं। तो जब हम लोग किसी भी कार्बोनेट को ओर का कैल्सिनेशन करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है, ऑक्साइड के फॉर्म में चेंज हो जाता है। फिर उसका रिडक्शन कर लेते हैं, मतलब हीट करते हैं, ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है और हमको मेटल मिल जाता है। फिर मेटल को हम लोग रिफाइन कर लेते हैं, प्योर कर लेते हैं। उसके बाद जो सल्फाइड ओर होते हैं उनका हम लोग, उससे हम लोग किस तरह से मेटल को निकालते हैं, तो उसका हम लोग रोस्टिंग करते हैं। रोस्टिंग करते हैं तो वो मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में चेंज हो जाता है। फिर मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में चेंज हो गया है तो उसका हम लोग हीट करेंगे, और भी ज़्यादा स्ट्रांगली और हीट करेंगे उसको, तो उसका जो ऑक्सीजन है वो बाहर निकल जाता है गैस के फॉर्म में, और जो मेटल है वो हमको बच जाता है, मिल जाता है, तो उसको हम लोग फिर रिफाइन कर लेते हैं। तो ये सल्फाइड ओर के लिए प्रोसेस है। और जो मेटल लो रिएक्टिव होते हैं वो जनरली किस फॉर्म में पाए जाते हैं, सल्फाइड ओर के फॉर्म में पाए जाते हैं। उसका हम लोग रोस्टिंग कर देते हैं। रोस्टिंग करते हैं तो वो मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में चेंज हो जाता है, और ज़्यादा हीट करते हैं तो वो मेटल के फॉर्म में जो ऑक्सीजन होता है वो बाहर निकल जाता है, मेटल हमको मिल जाता है। उसके बाद मेटल का हम लोग रिफाइनिंग कर लेते हैं, यानी उसको हम लोग किसी भी मेथड से प्यूरिफाई कर लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे शॉर्ट में आपको ये बताया गया है कि किस तरह से किसी भी ओर से हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो है ये बताया गया है कि कौन कौन से मेटल्स जो होते हैं लो रिएक्टिव होते हैं, कौन कौन से मेटल्स जो होते हैं मॉडरेटिव रिएक्टिव होते हैं, और कौन कौन से मेटल जो है हाईली रिएक्टिव होते हैं। ये फ्लो चार्ट आपके लिए लर्न करना, याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो चार्ट है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे बोर्ड के पेपर में हर साल सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, या भी कोई और बोर्ड हो, हर साल इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग।
कैल्सिनेशन और रोस्टिंग क्या है, किस तरह से कैल्सिनेशन प्रोसेस के थ्रू या रोस्टिंग प्रोसेस के थ्रू हम लोग किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये दोनों टॉपिक्स जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक और है स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग का हमने पिछले वीडियो में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो ये चार्ट जो है आप प्लीज इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये चार्ट आपके माइंड में अगर सेट हो जाता है तो आप किसी भी मेटल का एक्सट्रैक्शन उसके ओर से आसानी से कर सकते हैं, उसके प्रोसेस को लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ द न्यू टॉपिक इज कोरिजन। कोरिजन के बारे में हम लोगों ने जब लेक्चर नंबर 1 पढ़ा था, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसमें थोड़ा सा कोरिजन के बारे में डिस्कस किया गया था, और आज हमको फिर कोरिजन के बारे में पढ़ना है। तो वहाँ पे बस कोरिजन जो है एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, इसके बारे में बताया गया था, और आज कोरिजन के बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। कोरिजन क्या है, क्यों है, कैसे, ये सारी बातें। ठीक है, तो कोरिजन क्या है? द प्रोसेस ऑफ slowly eating of metal due to conversion into oxide, carbonate, sulfide, sulfate by the action of atmospheric gases and moisture is called corrosion। corrosion क्या है? तो किसी भी मेटल को जब हम लोग खुले एटमोसफेयर में छोड़ देते हैं तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, यानी उसका ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पे जो प्रोसेस होता है केमिकल रिएक्शन वाला, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। तो जो मेटल होता है वो एयर से ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, एयर में मॉइस्चर भी होता है उससे रिएक्शन कर लेता है, और उसके जो ऊपर वाले लेयर्स होते हैं उसमें मेटल ऑक्साइड या मेटल सल्फाइड या मेटल सल्फेट का फॉर्मेशन करता है, जिससे मेटल जो होता है वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगता है, धीरे धीरे खत्म होने लगता है। अगर इसको न रोका जाए तो एक समय ऐसा आएगा कि वो मेटल जो होगा पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा जो आयरन होता है, लोहे की चीजें होती हैं, उसको अगर कहीं आपने खुली हवा में छोड़ रखा है तो जहाँ पे वाटर है, एयर, सब कुछ उसको मिलता है, तो आयरन जो होता है धीरे धीरे खत्म होने लगता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कंडीशन नेसेसरी फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन। जो आयरन के रस्टिंग के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है, किन किन कंडीशन की जरूरत होती है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए दो चीजों का प्रेजेंट होना काफी इंपॉर्टेंट होता है, एंड दो चीजें वो क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला जो है वो है प्रेजेंस ऑफ एयर, एंड सेकेंड वन इज प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर। वाटर वेपर, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए दो कंडीशन होने जरूरी है, पहला प्रेजेंस ऑफ एयर एंड सेकेंड वन है प्रेजेंस ऑफ वाटर। इसको हम लोग एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू अच्छे से समझेंगे। तो कभी कभी ऐसा पूछा भी गया है कि आप एक एक्सपेरिमेंट बताइए जिसके हेल्प से आप ये शो कर सके कि रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए दो चीजों का होना जरूरी है, एयर एंड वाटर। तो हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करेंगे इसके लिए, और वो एक्सपेरिमेंट क्या है? हम लोग 3 टेस्ट ट्यूब लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग लिखेंगे एक्सपेरिमेंट टू शो दैट फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन air and water is necessary। ठीक है, एयर और वाटर दोनों का होना जरूरी है। ये नहीं कि केवल एयर मिलेगा तो वाटर रस्टिंग ऑफ आयरन होगा, या केवल वाटर मिलेगा तो रस्टिंग ऑफ आयरन होगा, दोनों का होना बेहद जरूरी है। तो हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। कैसे एक्सपेरिमेंट करेंगे? देखिए, आप 3 टेस्ट ट्यूब ले लीजिए। इस तरीके से हमने 3 टेस्ट ट्यूब ले लिया है, एक में हमने वाटर भरा हुआ है इस तरीके से, और इसमें आयरन नेल कुछ डाल दिए गए हैं। यहाँ जो खाली जगह है वहां पे एयर है, और ये जो नॉर्मल वाटर है, नॉर्मल वाटर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कॉर्क लगा देंगे ताकि बाहर से और एयर इसके अंदर ना हो जा पाए, इस तरीके से, ठीक है। इसका नाम है टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब
ए। दूसरा हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया है, यहाँ पे हमने डिस्टिल्ड बॉइल्ड वाटर दिया हुआ है, डिस्टिल्ड बॉइल्ड वाटर, और इसमें आयरन नेल को हमने पूरी तरीके से वाटर में इमर्ज करके रखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा भी जो आयरन नेल है उसका पार्ट कहीं बाहर नहीं है। यहाँ जो खाली पार्ट है उसमें क्या भरा हुआ है, एयर भरा हुआ है। इसके भी ऊपर हमने कॉर्क लगा रखा है ताकि बाहर का एयर जो है अंदर ना जा पाए टेस्ट ट्यूब के। ये हो गया टेस्ट ट्यूब डी। और एक हमने तीसरा टेस्ट ट्यूब ले रखा है, इसमें हमने कैल्शियम क्लोराइड रखा हुआ है, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, और यहाँ पे हमने आयरन नेल रखा हुआ है इस तरीके से। ठीक है, इसके ऊपर भी हमने कॉर्क लगा रखा है ताकि बाहर का एयर इसमें अंदर ना जाने पाए। ठीक है, ये एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है और इसका नाम है टेस्ट ट्यूब सी। यहाँ पे एयर है और यहाँ पे यह जो है एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड हमने ले रखा है। और इस तरीके से हमने एक्सपेरिमेंट किया है, 3 टेस्ट ट्यूब लिया है, टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब बी एंड टेस्ट ट्यूब सी। एक में हमने नॉर्मल वाटर लिया है, दूसरे में डिस्टिल्ड बॉइल्ड वाटर लिया है और तीसरे में एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड लिया गया है। तीनों में दो दो आयरन नेल हमने रख दिया है। पहले वाले में इस तरह से आयरन नेल रखा गया है कि आधा पार्ट जो है उसका वाटर में है, आधा पार्ट जो है वाटर से ऊपर है। जिससे इसको क्या हो रहा है कि यहाँ से एयर भी इसको मिल रहा है इस आयरन नेल को और नीचे से वाटर भी मिल रहा है, तो इसको दोनों मिल रहा है, एयर भी मिल रहा है और वाटर भी मिल रहा है। बस टेस्ट ट्यूब बी में क्या है कि हमने डिस्टिल्ड बॉइल्ड वाटर यहाँ पे रखा हुआ है और एयर यहाँ पर है, तो इस आयरन नेल को केवल वाटर मिल रहा है, एयर मिल ही नहीं रहा है। टेस्ट ट्यूब सी में क्या है, हमने यहाँ पे एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड रखा हुआ है। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, जो एयर में मॉइस्चराइजर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पे एयर तो मिल रहा है इस आयरन नेल को, बट मॉइस्चराइजर यानी वाटर नहीं मिल रहा है। एक हफ्ते के बाद आफ्टर 1 वीक हम लोग तीनों जो टेस्ट ट्यूब है उसमें जो आयरन नेल रखा गया है उसको चेक करते हैं। चेक करने के बाद हमको क्या पता चलता है कि जो टेस्ट ट्यूब ए में आयरन नेल्स हैं उनका रस्टिंग हुआ है, क्योंकि रस्टिंग के लिए जो 2 कंडीशंस हैं, प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड प्रेजेंस ऑफ एयर, दोनों मिले हुए हैं। टेस्ट ट्यूब बी में क्या हुआ है, आयरन नेल को केवल वाटर मिले हैं, एयर नहीं मिल पाया है। टेस्ट ट्यूब सी में क्या है, इस आयरन नेल को केवल एयर मिला है, वाटर नहीं मिल पाया है, तो इसमें भी जो आयरन नेल है उनकी रस्टिंग नहीं हुई है। टेस्ट ट्यूब बी में जो आयरन नेल है उनकी भी रस्टिंग नहीं हुई है, लेकिन टेस्ट ट्यूब ए में जो आयरन नेल्स हैं उनकी रस्टिंग हुई है। मतलब दोनों कंडीशन जो है रस्टिंग के लिए वो सेटिस्फाई हो रहे हैं। यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहे, यहाँ पे भी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहे, इसलिए इसमें जो आयरन नेल है उसकी रस्टिंग नहीं हो रही है। टेस्ट ट्यूब बी में जो आयरन नेल है उसकी भी रस्टिंग नहीं हो रही है और टेस्ट ट्यूब ए में जो आयरन नेल है उसकी रस्टिंग हो रही है। तो इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि जो आयरन नेल्स होते हैं या जो भी आयरन होते हैं, कोई भी आयरन के पार्टिकल्स हो, उनके रस्टिंग के लिए दोनों चीजों का होना जरूरी है, एयर भी एंड वाटर भी। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई कि रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए 2 चीजों का होना बेहद जरूरी है, वाटर एंड एयर। क्लियर। अब है कि हम लोग जो रस्टिंग ऑफ आयरन है
उसको किस तरह रोक सकते हैं, किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अब हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, यहीं पे लिखते हैं अगला टॉपिक जो है, तो यहाँ से लिखा, चलिए, प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। जो रस्टिंग होता है उसको हम लोग कैसे कम कर सकते हैं। रस्टिंग को कम करना क्यों जरूरी है, रस्टिंग को कम करना बेहद ही जरूरी है, बिकॉज रस्टिंग से जो होते हैं आयरन के पार्टिकल सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, इसलिए रस्टिंग को रोकना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखते हैं बड़े बड़े पुल होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है, उन पे जब रस्टिंग होता है, जंग लगता है, तो गाड़ियां खराब हो जाती हैं, बड़े बड़े पुल खराब हो जाते हैं, पुल टूट जाते हैं, जिसको फिर से रिपेयर करने में सरकार को, हमारी गवर्नमेंट को ज्यादा पैसे का इन्वेस्टमेंट करना, मतलब ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ता है। तो इससे बचने के लिए जो आयरन पार्टिकल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए रस्टिंग ऑफ आयरन को रोकना बेहद जरूरी है। और उसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं, तो पहला तो ये है बाय पेंटिंग, पहला मेथड है बाय पेंटिंग, दूसरा मेथड है बाय ग्रीसिंग, ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग, तीसरा मेथड है गैल्वेनाइजेशन, और चौथा मेथड है, आप बता सकते हैं चौथा मेथड, कोटिंग ऑफ COATING, कोटिंग विथ tin, nickel, NiCl, nickel and chromium एंड चौथा आप कह सकते हैं, पांचवा, फॉर्मेशन ऑफ एलॉय, बाय फॉर्मिंग एलॉय। ठीक है, तो इन सारे मेथड से हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन को रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं बाय पेंटिंग, पेंट करके। आपने देखा होगा आपके घरों में जो लोहे के गेट होते हैं, विंडोज होते हैं, डोर होते हैं, इन सारी चीजों को आप क्या करते हैं, पेंट करते हैं। जब आप उसको मार्केट से खरीद कर लाते हैं तो पहले पेंट कर देते हैं ताकि उसका रस्टिंग ना हो, उससे जंग ना लगे। दूसरा बाय ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग, जो मशीनरी पार्ट्स होते हैं उन पे हम लोग ग्रीस लगाते हैं, ऑयल लगाते हैं ताकि उस पे जंग ना लगे और जो हमारा मशीन है वो प्रॉपरली काम कर सके। ठीक है, तो ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग से भी हम लोग जो रस्टिंग ऑफ आयरन है उसको रोक सकते हैं। थर्ड, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या है, गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग जो आयरन पार्टिकल्स होते हैं उस पे जिंक मेटल का एक थिन लेयर चढ़ाते हैं। हालांकि जो जिंक है दिस इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, आयरन से भी रिएक्टिव है, लेकिन होता क्या है जब हम लोग जिंक मेटल का उस पर कवर चढ़ा देते हैं, एक पतला लेयर चढ़ा देते हैं, तो क्या होता है कि जो आयरन पार्टिकल्स होते हैं उनका कांटेक्ट नहीं हो पाता है एयर से, और इसलिए वो रस्टिंग से बचे रहते हैं। ठीक है, फोर्थ वन इज कोटिंग विथ टिन, निकल एंड क्रोमियम। आपने देखा होगा जो आयरन पार्टिकल्स होते हैं उस पे टिन का, निकेल का और क्रोमियम का कोट लेयर चढ़ा दिया जाता है, जिससे उसका कांटेक्ट जो होता है एयर के साथ नहीं हो पाता है और उसका रस्टिंग नहीं हो पाता है। फिफ्थ वे, बाय फॉर्मिंग एलॉय। एलॉय मतलब होता है मिश्र धातु, जिसको हम लोग कहते हैं, हम लोग आपने देखा होगा स्टील, स्टील इज एन एलॉय, वो जो है एक एलॉय है, मिश्र धातु है, उसमें एक मेटल या एक मेटल नहीं है, निकेल है, क्रोमियम है और आयरन है। आयरन को उसमें मिक्स कर दिया जाता है जिससे उसका रस्टिंग नहीं हो पाता आयरन का। आयरन के साथ हम लोग निकेल और क्रोमियम मिला देते हैं तो स्टील बन जाता है और स्टील पे जंग नहीं लगता है।
उसका रस्टिंग नहीं हो पाता है। तो ये सारे प्रोसेस हैं जिससे हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन को कम कर सकते हैं या फिर रोक सकते हैं। और आप भी जानते हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन से काफी हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, बहुत सारी चीजें हमारे खराब हो जाती हैं, इसलिए रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रिवेंट करना बेहद ही जरूरी है। आगे बात समझ में, तो ये था कॉरिजन क्या है और कॉरिजन के लिए कौन कौन से कंडीशन नेसेसरी है, रस्टिंग क्या है, रस्टिंग के लिए कौन कौन से कंडीशन चाहिए नेसेसरी है, फिर रस्टिंग को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं। ठीक है, नाउ द न्यू टॉपिक इज एलॉय। एलॉय का मतलब होता है मिश्र धातु। जैसे आपने देखा होगा लोहे के बर्तन और एक स्टील के बर्तन, दोनों में क्या फर्क है। अगर आपको एक लोहे का कटोरा दे दिया जाए और एक स्टील का कटोरा दे दिया जाए तो आप किसको लेना पसंद करेंगे। जाहिर सी बात है स्टील के बर्तन को, क्योंकि स्टील का जो बर्तन होता है वो देखने में सुंदर लगता है, शाइनिंग सरफेस होते हैं, बट जो आयरन होता है वो शाइनिंग सरफेस वाला नहीं होता है। और उसमें अगर आप मतलब जो लोहे का कटोरा या थाली जो भी चीज है आपके पास, उसमें अगर आप खाना खाएंगे तो आपका जंग लगने का डर है, लेकिन जो स्टील के बर्तन होते हैं उसमें जंग नहीं लगता है। तो ये जो आयरन है इसको हमने क्या किया है, किसी दूसरे मेटल या नॉन मेटल के साथ मिलाकर एक नया चीज का फॉर्मेशन किया है जिसको हम लोग स्टील के नाम से जानते हैं। तो ये स्टील जो है एक एलॉय है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं मिश्र धातु, यानी दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण, मिक्सचर। ठीक है, तो ये डिफाइन किया गया है, एन alloy इज डिफाइंड एज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल्स और अ नॉन मेटल एंड ए मेटल। मतलब ये होमोजेनियस मिक्सचर होना चाहिए। जब दो मेटल्स को या दो नॉन मेटल्स को या एक मेटल और अन्य एक नॉन मेटल को आप मिलाते हैं तो जो मिक्सचर हो वो बिल्कुल होमोजेनियस हो। होमोजेनियस का मतलब सब जगह एक समान रूप से मिला हुआ, ऐसा नहीं कि कहीं कुछ ज्यादा कहीं कुछ कम। जैसे स्टील का बर्तन आपने देखा होगा, स्टील के बर्तन में आयरन होता है सबसे अधिक अमाउंट में, फिर निकल होता है और क्रोमियम होता है। आयरन की अमाउंट सबसे अधिक होती है, निकल और क्रोमियम की अमाउंट कम होती है। लेकिन आप स्टील का बर्तन लेंगे तो उसमें ये नहीं दिखेगा कि यहाँ पर आयरन ज्यादा है और यहाँ पे आयरन कम है, ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। तो इसको हम लोग इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो एलॉय है वो क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू मेटल या नॉन मेटल या एक मेटल और एक नॉन मेटल। ठीक है, तो ये हो गया एलॉय। प्रिपरेशन ऑफ एलॉय, इसको हम लोग किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, किस तरह से बनाते हैं। तो जो हम लोग एलॉय बनाते हैं उसमें एक मेन मेटल होता है, बाकी सारे जो होते हैं वो अदर मेटल्स होते हैं। मेन मेटल्स का मतलब हो गया जिसका अमाउंट सबसे ज्यादा होता है। जैसे स्टील की अगर बात करी जाए तो स्टील में आयरन का अमाउंट सबसे अधिक होता है, निकल और क्रोमियम का अमाउंट कम होता है। तो इसमें जो मेन मेटल हो जाएगा वो क्या होगा, आयरन होगा। ठीक है, उसी तरीके से आप गोल्ड की बात करें तो गोल्ड जो होता है 24 कैरेट का गोल्ड होता है, उसमें जो गोल्ड के ज्वेलरी होते हैं वो 24 कैरेट के नहीं होते हैं, 23 कैरेट्स के होते हैं, 22 कैरेट्स के होते हैं। इसका मतलब क्या है, 20 पार्ट जो है गोल्ड है और बाकी के जो 22 पार्ट्स जो है, अगर कोई गोल्ड का ज्वेलरी है और उसे 22 कैरेट लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 22 पार्ट्स जो है वो गोल्ड है, बाकी के जो 2 पार्ट्स बचे हुए हैं वो या तो सिल्वर है या फिर कॉपर है। ठीक है, तो ये एलॉय ऑफ गोल्ड हो गया। अब हम लोग बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एलॉय। तो जिसकी अमाउंट सबसे अधिक होती है उसको हम लोग मेन मेटल कहते हैं। उसको पहले हम लोग हीट करके मेल्ट कर लेते हैं और उसमें बाकी सारे जो सेकेंडरी मेटल्स होते हैं उसको हम लोग डिसॉल्व कर देते हैं। फिर पूरे सॉल्यूशन को यानी पूरे इस मिक्सचर को हम लोग क्या करते हैं, रूम टेम्परेचर तक कूल करते हैं और वो फिर हमारा जो एलॉय है उसका प्रिपरेशन हो जाता है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ एलॉय। टाइप्स ऑफ एलॉय मेनली दो तरह के होते हैं, एक होता है फेरस और एक होता है नॉन फेरस और एक होता है अमलगम। मेनली 3 तरह के हो गए, फेरस, नॉन फेरस और अमलगम। फेरस का मतलब एक ऐसा एलॉय जिसमें आयरन प्रेजेंट होता है, ऐसे एलॉय को हम लोग फेरस एलॉय कहेंगे। जिसमें आयरन नहीं प्रेजेंट होगा उसको हम लोग नॉन फेरस एलॉय कहेंगे। और जिसमें और एक ऐसा भी एलॉय होता है जिसमें आयरन मेन नहीं होता है, उसमें मरकरी मेन होता है।
एक ऐसा अमलगम जिसमें मरकरी प्रेजेंट हो, उसको हम लोग अमलगम कहते हैं। मतलब एक ऐसा मिक्सचर जिसमें मरकरी प्रेजेंट हो, तो जिस मेटल को हम लोग मरकरी में डिसॉल्व करते हैं, अमलगम उसी मेटल का माना जाता है। जैसे सोडियम अमलगम, यानी मरकरी में आपने किस मेटल को डिसॉल्व किया हुआ है? सोडियम। ठीक है। उसके बाद नीड्स ऑफ एलॉय मेकिंग, क्या जरूरत है आपको एलॉय बनाने की? जो एलॉय आप बना रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, उसकी जरूरत क्या है आपको? पहला तो इंक्रीज हार्डनेस को बढ़ाने के लिए, तो इंक्रीज टेंसिल स्ट्रेंथ, जो हम लोग उसके बर्तन बनाएंगे, जो भी पार्टिकल्स बनाएंगे, उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए। थर्ड वन इज टू रिड्यूस केमिकल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जैसे अगर आप आयरन की बात करें, तो आयरन जो है मोर कंडक्टिविटी होता है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन अगर स्टील की बात करें तो वो लेस कंडक्टर होता है। तो कंडक्टिविटी को कम करने के लिए भी हम लोग एलॉय का फॉर्मेशन करते हैं। फोर्थ वन है टू मॉडिफाई कलर, उसके कलर को मॉडिफाई करने के लिए, कलर को अच्छा बनाने के लिए। टू इंक्रीज रेसिस्टेंस टू कॉरिजन को कम करने के लिए या कॉरिजन को रोकने के लिए। जैसे अगर बात करी जाए आयरन की और स्टील की, तो आयरन मेन मेटल है और स्टील इसका एक एलॉय है। तो आयरन का कॉरिजन हो जाता है, जिसको हम रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं, लेकिन स्टील का कॉरिजन नहीं होता है। तो कॉरिजन को रोकने के लिए भी हम लोग एलॉय का फॉर्मेशन करते हैं। एंड अगला टॉपिक जो है एलॉइंग ऑफ गोल्ड। गोल्ड का एलॉय क्या होता है? तो हम लोग जो भी गोल्ड की ज्वेलरी पहनते हैं या जो भी गोल्ड की ज्वेलरीज होती हैं, वो प्योर गोल्ड की नहीं होती है, क्योंकि प्योर गोल्ड जो होता है काफी सॉफ्ट होता है। उसका जब हम लोग ज्वेलरी बनाते हैं तो ज्वेलरी का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, तो उसको थोड़ा सा हार्ड करना पड़ता है। तो उसको हार्ड करने के लिए उसमें हम लोग कॉपर या सिल्वर मिला देते हैं, जिससे वो हार्ड हो जाता है और उसके जो ज्वेलरी बनाए जाते हैं वो आसानी से और अच्छे से बन जाते हैं। तो गोल्ड जो होता है वो 24 कैरेट का होता है, लेकिन अभी हमने बताया कि 24 कैरेट की ज्वेलरी नहीं होती है, या तो 22 कैरेट की होती है या तो 23 कैरेट की होती है। तो ये हो गया एलॉय ऑफ गोल्ड। और एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से ये जो था आपका एलॉय लास्ट टॉपिक था। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ लेसन नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल ऑफ एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक के हिसाब से ये आपके बुक का लास्ट टॉपिक था। और मेटल और नॉन मेटल जो है इतने में, मतलब मेटल्स और नॉन मेटल्स में इतने ही आपको पढ़ने हैं। बाकी अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई और भी टॉपिक्स है जो हमने आपको नहीं बताया, आपको उसकी जरूरत है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।